गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी लोग मन ही मन मेरे साथ दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी, विश्व में योग का पताका लहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से दोनों हथेलियों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा 90% चैप्टर या तो टॉपिक यूनिट कवर हो चुका है। ओके, हम आगे चलेंगे। कल हमने यहाँ पे रोका था, राइट। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के दो गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। थोड़ा सा फ्रेश अप करेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 थे। पहले वाला मिलेनियम 2000 टू 2015 और सस्टेनेबल 2015 टू 2030। ओके, तो आज का नया टॉपिक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो अभी जो भी हमने डिस्कस किया एनवायरमेंट के रिलेटेड ही था। तो उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखे, राइट। तो करना क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट या तो गवर्निंग बॉडी एक्ट भी बनाती है और रूल्स रेगुलेशंस भी लीड करती है, ताकि उसको ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो कवर अप हो जाए, ज़्यादा हो नहीं डैमेज, राइट। तो हम ये टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है, राइट। व्हाट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और ये एक्ट कब आया था? 1986। डेट सब याद रखेंगे। ओके, ईपीए यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986। आज मैंने हिंदी स्लाइड्स भी डाल दी है। ओके, दोनों डिस्कस करेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन वर्ल्ड वेयर एनवायरमेंट फाइंड्स एन एक्सप्लिसिट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मतलब हमारे संविधान में भी उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, राइट। कुछ देश है, बहुत सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, बट थोड़े जो बहुत देश है उसमें हम इंडिया भी इंक्लूडेड है, जहां हमारे संविधान में पर्यावरण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ओके, ऑल्दो नॉन गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बट एनवायरमेंट हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ए राइट बाय बीइंग recognized as an integral component of the right to life by the higher judiciary in judicial decisions spanning over the last 2 decades, मतलब last 20 years से, 2 decade मतलब 10 + 10 20 years से ये कवर्ड अप किया है। हिंदी में देखेंगे, हालांकि मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं दी गई है किसको, एनवायरनमेंट को, बट पिछले 2 दशकों से 20 ईयर्स से न्यायिक निर्णयों में उच्च न्यायपालिका द्वारा जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देकर पर्यावरण ने अधिकार का दर्जा हासिल किया। इट इज अवर राइट, इट इज अवर राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट। तो अगर कोई पर्यावरण को खराब कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, तो लीगल एक्शन भी, या तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, set up in 1972, the National Committee on Environmental Planning and Coordination NCEPC was earlier, ये कमेटी है जो एनवायरमेंट प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करती है, was earlier the apex advisory board related to issue of environmental protection। ये एक कमेटी है जो 1972 में, कौन सी कमेटी? NCEPC, जो एडवाइजरी बोर्ड के रूप में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इश्यू में काम करती थी। ओके, 1972 में स्थापित पर्यावरण योजना और समन्वय, व्हाटएवर, जो इनका इंग्लिश में हमने, इट इज इजी इन इंग्लिश की जो आगे के लेटर्स है उनको एब्रिविएशन फॉर्म में है तो वही देखेंगे, NCPEPC, राइट, जो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों से संबंधित शीर्ष कलाकार बोर्ड थी पहले।
ओके, ये क्लियर है दोनों चीजें। व्हाट इज एनवायरमेंटल एक्ट? एक्ट कब लागू किया गया था? 1986 में। और बहुत सारे कंट्रीज में भी नहीं, बट कुछ कंट्रीज में, जैसे कि हमारे इंडिया में और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में भी एनवायरनमेंट को हमारी फंडामेंटल राइट माना गया है। ओके, इट इज अवर राइट टू लिव इन क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। और ये इसका फुल फॉर्म भी, सॉरी, हम याद रखेंगे, नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, ये सेटअप की गई थी 1972 में। आगे चले। और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? जो ये देखा ना हमने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? ये तब लागू हुआ जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तुरंत ही उसके बाद इसको लागू किया गया। राइट, इसकी डेट देखेंगे 1986, और भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज इन 1984। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज इन 1984। उसके 2 साल बाद तुरंत उसको इम्प्लीमेंट किया गया। राइट, सॉरी, and it is considered as umbrella legislation designed to provide framework for central umbrella legislation। मतलब उसके अंदर बहुत सारे रूल्स या तो बहुत सारी चीजें उसके अंडर कवर अप की जाती है। दैट इज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, बहुत सारी चीजों को ये कवर अप करता है। और अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि व्हाट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी, और उसके बाद तुरंत ये क्यों लाया गया एनवायरमेंटल एक्ट। राइट, तो 2 और 3 दिसंबर 1984 में ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, सबको, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा। राइट, बहुत सारे लोग, अराउंड 15,000 पीपल उसमें मर गए थे, और 60,000 पीपल और वर्कर्स जो थे उनको बहुत ही खराब तरीके से उनको इफेक्ट हुआ था, क्योंकि 40 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो एक गैस है जो वहां पे प्रोड्यूस किया जाता था, वो लीक हुआ था। इट वाज वेरी लीथल, लीथल मतलब जानलेवा। राइट, थोड़ा सा ऐसे ही मैं डिस्कस कर रही हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। और ये इतना, मतलब इसको बहुत बड़ा माना जाता है कि इतने सारे लोग एक साथ मर गए एक ही रात में। राइट, 2 दिसंबर 1984 में ये हुआ था। और उसके बाद ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। ओके, तो वो कंपनी का नाम आई थिंक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, पेस्टिसाइड कुछ तो कंपनी थी, उसमें ये घटना हुई थी, या तो ट्रेजेडी बोल सकते, वैसे हुआ था। ओके, तो इसके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ये कवर अप करना चाहते हैं? तो प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन भी है और इम्प्रूवमेंट भी करना है एनवायरमेंट का। हिंदी में भी, यस, हिंदी में भी मैंने डाला है। प्रिवेंटिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन इन ऑल फॉर्म्स, ये सिंपल ही है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है तो इट विल डू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। राइट, इसको इम्प्रूव भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। राइट, प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन ऑल फॉर्म्स, टू टैकल स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर पेक्यूलर टू डिफरेंट पार्ट। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है। राइट, तो अलग अलग पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है एनवायरमेंट के रिलेटेड, उसको टैकल करना है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो हमारी कंट्री है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। टू अपॉइंट एनवायरमेंटल ऑफिसर्स टू चेक एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एस्टेब्लिश लेबोरेटरी, और भी बहुत सारे हैं। राइट, ये सभी चीजें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर है सभी को? एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? छोटा सा टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 में लागू किया गया था। तुरंत ही, तुरंत मतलब 2 साल में पूरा प्रोसीजर करके 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी एमपी में, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो बहुत ही लीथल ट्रेजेडी हुई थी तब, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ है। राइट, और इसके ऑब्जेक्टिव्स है ये सिंपल 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव्स है, हिंदी में भी डाले। दिस इज सेकंड वन। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर है? किसी को डिस्कस करना है इसके बारे में कि मैं आगे चलूं? एनीवन प्लीज ओपन योर माइक एंड से मैम आगे चले। यस, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत ही इजी है। राइट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इतनी सिंपल चीजों में।
व्हाट इज एनवायरमेंटल, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे देन यू शुड बी क्लियर। ओके, और एक टॉपिक मैम है, एनवायरमेंट का क्या नाम है जो गैस त्रासदी के लिए लागू किया गया था 1986 में? यही है मैम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे बुक में भी लिखा गया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई राइट 1984 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारा सोच विचार किया और उसके बाद ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। जी। ओके, जी मैम। वही पूछना चाह रहे थे ना आप? हाँ जी, मैं नाम पूछना चाह रही थी कि इस गोल का कुछ नाम था क्या? हमारा टॉपिक ही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक। एक्ट। ओके, जी। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये है, इसका डेफिनेशन है, और इसको कब लागू किया गया? आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, और उसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें भी कवर की जाती है। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के ये ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब करना क्या चाहते हैं राइट, ये ऑब्जेक्टिव्स है, इनको कवर अप करने हैं। ओके, जी। उद्देश्य राइट, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, तो ये 5 उद्देश्य है जो ये कवर अप करना चाहते हैं राइट। आगे चले हम, इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये एक दूसरा टॉपिक है। हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देखा, दूसरा NAPCC, इसका फुल फॉर्म सब याद रखेंगे। दिस इज ओनली फॉर इंडिया, हमारी गवर्नमेंट या तो हमारे कंट्री के लिए ही है, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करता है। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAPCC? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो सबको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, इसलिए यूवी रेडिएशंस ज्यादा आ रहे हैं। किसी का माइक चालू है क्या? ओके, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स है, उसके रिलेटेड ये इंडिया में स्पेशली ये छोटा सा ही टॉपिक है। ओके, इन दिस चैप्टर मतलब अब तक जो हमने पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट द फिनोमिना ऑफ क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि हमने आगे देखे, और बहुत सारी चीजें हमने देखी राइट। तो NAPCC इज ऑल्सो अ प्लान दैट इज सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। जो भी एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके रिलेटेड ये डिस्कस करता है, और ये उसके मेन प्रिंसिपल्स है। ओके, हिंदी में देखेंगे। ओके, मैंने नीचे के ही ट्रांसलेट किए क्योंकि ऊपर वाला इतना इम्पोर्टेंट। सिंपल ये कि व्हाट डू NAPCC, उसके क्या है मेन प्रिंसिपल, उसको मैंने ट्रांसलेशन में डाला है। ओके, फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिक सॉरी समावेशी और सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग। दिस इज एक्चुअल सॉरी, नई टेक्नोलॉजी है उसको हम इंक्लूड करेंगे, यूज करेंगे किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए राइट। मुझे हिंदी उल्टा ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, इट इज वेरी सिंपल। ओके, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। Its implementation includes local government, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड सिविल सोसाइटी एक्शन। अगर ये इम्प्लीमेंट करना है तो करेगा कौन राइट? इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गवर्नमेंट चाहिए, तो कोई बॉडी चाहिए जो ये इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट भी है, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब प्राइवेट संस्थाएं भी होती है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है राइट। और सिविल सोसाइटी एक्शंस भी, बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी है हमारी वो भी कर सकती है, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या तो इम्प्रूव करने के लिए। ओके, इसके कार्यान्वयन के में स्थानीय सरकारें सॉरी सार्वजनिक निजी भागीदारी और नागरिक समाज कार्रवाई शामिल है इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, इसके कार्यान्वयन सॉरी ओके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। थर्ड इज द मेन फोकस इज ऑन प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग। क्या प्रमोट करना है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। ओके, इसका मेन फोकस क्या है NAPCC का?
तो उसका मेन फोकस प्रमोट करना है। किसको प्रमोट करना है? कि सभी को मालूम हो कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको मालूम होना चाहिए, राइट, सभी लोगों को। और एडेप्ट करना है और मिटिगेट करना है, राइट, और एनर्जी एफिशिएंसी भी लानी है और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। ये सब चीजें उनको प्रमोट करनी है। हिंदी में देखेंगे, उसका मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और शमन, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर है। ओके, ये उसके मेन फोकस पॉइंट्स है। फोर्थ इज लिंक्ड विद नेशनल ग्रोथ, ये नेशनल ग्रोथ से भी लिंक्ड है, राइट। डिवाइजिंग इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट, जो कि हमारा एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है जो कि डिमांड को रिलेटेड करती है। ओके, डिमांड साइड मैनेजमेंट को हिंदी में देखेंगे, मांग पक्ष प्रबंधन के लिए कुशल और लागत प्रभावी रणनीति को तैयार करना। जो भी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको तैयार करना। ओके, लास्ट वन इज welcoming international cooperation approach for research, development and technology transfer which are specifically under यूनाइटेड नेशंस। इसका फुल फॉर्म मैंने आई थिंक डालना भूल गई, सॉरी। मैं डाल दूंगी बाद में। यूनाइटेड नेशंस सब कुछ है मेरे पास लिखा हुआ, आई थिंक आई फॉरगॉट, तो मैं डाल दूंगी, राइट। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, उसके अप्रोच को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वेलकम करना हो, या तो उनको जो भी बाहर के लोग हैं, फॉरेन कंट्रीज है, वो रिसर्च करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए या तो टेक्नोलॉजी के लिए, राइट, उनको वेलकम करना या तो उनके साथ कोऑपरेट करना। अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिक हस्तांतरण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग दृष्टिकोण का स्वागत करना। ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो टेक्स्ट बुक में था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ऐड कर दिया। एक्चुअल स्लाइड में नहीं था। मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि फुल फॉर्म भी अगर कभी पूछे तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये इंडिया में NAPCC क्या करता है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड काम करता है, और उसके ये सब मेन प्रिंसिपल्स है। ओके, तो कीपिंग ऑल दिस इन व्यू, जो भी हमने आगे देखे, देर इज अ नीड फॉर डायरेक्शनल शिफ्ट इन डेवलपमेंट पाथवे। एक जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, राइट। देर आर 8 नेशनल मिशंस विच फॉर्म द कोर ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। ये हमारा नेशनल एक्शन प्लान था, राइट। तो ये 8 चीजें हैं, 8 नेशनल मिशंस है विच फॉर्म द कोर। ये नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये 8 नेशनल मिशंस है जो काम करते हैं अलग अलग चीजों पे। वन इज नेशनल सोलर मिशन, जो कि सूर्य ऊर्जा के ऊपर काम करती है। सेकंड वन इज नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, पूरी एनर्जी वॉट एवर मीन्स हमने देखे थे ना, एनर्जी रिसोर्सेज, उसकी एफिशिएंसी के लिए काम करती है। थर्ड वन इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, रहने लायक जगह के लिए। फोर्थ इज नेशनल मिशन वाटर मिशन, जो कि पानी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। फिफ्थ इज जो हिमालयन इकोसिस्टम है, उसको कैसे सस्टेन किया जाए, नहीं तो लुप्त प्रजातियां भी बहुत है, पेड़ पौधे हैं जो हिमालयन इकोसिस्टम में, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। सिक्स्थ वन इज फॉर ग्रीनर इंडिया, सेवंथ वन इज फॉर एग्रीकल्चर एंड एट्थ वन इज नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, NAPCC के ये अंडर ये 8 नेशनल मिशन है जो काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी मैम। मैंने आई थिंक ये 3 ही स्लाइड डाली है इसके रिलेटेड, मुझे अच्छा लगा और ये टॉपिक अच्छा था, पूछा भी जा सकता है, तो ये हमने कवर अप किए। इसके अंडर ये 8 मिशन है जो काम करते हैं, राइट। अब हम नया चालू करेंगे, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी तक हमने जो देखा दैट वे रिलेटेड टू इंडिया, और हमारा इंडिया या तो हमारा कंट्री क्या कर रहा है, राइट। दिस टू वेर अंडर अवर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंडिया में है। और ये दूसरा जो हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, that is for our nation, for our country. But what are we going to discuss now
ये एक इंटरनेशनल लेवल पे या तो ग्लोबल लेवल पे जो काम करती है संस्था है, क्योंकि ओजोन लेयर और क्लाइमेट एक खाली इंडिया का प्रॉब्लम नहीं, या तो आजू बाजू में इतने ही प्रॉब्लम नहीं, दिट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, राइट। तो सभी को एक साथ मिलके काम करना है, राइट। तो उनके लिए यूनाइटेड नेशंस जो है वो काम करते हैं, इकट्ठे करते हैं सभी कंट्रीज के जो मेन लीडर्स होते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में पार्ट लेते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, या तो सस्टेनेबल ग्लोब जो हमारा पृथ्वी या तो ग्लोब है उसके लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज ओजोन डिप्लीशन इज नॉट अ सिंगल कंट्री प्रॉब्लम, राइट। और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहे हैं, और सभी कंट्रीज में अर्बनाइजेशन या तो डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। सभी को डेवलप करना है, सभी को चाहिए सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, वैसे करना है। तो इसके लिए द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ओजोन लेयर एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ओके, तो हम आगे चले। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जो हम आगे डिस्कस करने वाले उसके बारे में मैंने थोड़ा बोला, वो क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन प्लीज रिप्लाई। सब लोग सुन रहे हैं? हाँ मैम। जी मैम। यस मैम, यस मैम। ओके, क्योंकि रिप्लाई नहीं मिलता तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम डिस्कसिंग अलोन। ऐसे नहीं होना चाहिए। इफ एनी प्रॉब्लम आप तुरंत ही बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हमने लास्ट 2 देखे वो क्लियर थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एनएपीसी। यस यस मैम। मैम, ओके, यस। आगे जो भी यस हम मैम। डिस्कस करेंगे ये बहुत 2-3 है, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके बारे में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू, ये किसके बारे में रिलेटेड है? प्लीज एनीवन फास्ट। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इट इज रिलेटेड ओजोन टू, लेयर के बारे में। यस, ओजोन लेयर और क्लाइमेट प्रोटेक्शन। ओके, और आगे वाले जो हमने डिस्कस किए थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? व्हाट इज द डेट ऑफ एनवायरमेंट? 1980। 1986। 1986। ओके, और क्यों तुरंत ही, किसके बाद ये तुरंत ही इम्प्लीमेंट हुआ था? भोपाल भोपाल बैराज। 1984 में। यस, यस। और एनएपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट। वेरी गुड, ये क्लाइमेट चेंज के And रिलेटेड काम करता है, और उसके 6 प्रिंसिपल हमने देखे और 8 नेशनल मिशंस है जो इसके अंडर काम कर रहे हैं, राइट। ये जो सर्कल वाला डायग्राम था ना, ये इसके अंडर काम करते हैं सब। ओके, अभी का हमारा टॉपिक है, द न्यू टॉपिक इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में लागू हुआ था। ओके, और ये ओजोन लेयर और क्लाइमेट प्रोटेक्शन के रिलेटेड डिस्कस करता है। तो हम आगे देखेंगे डेफिनेशंस, आई थिंक यस हिंदी में भी है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल on substances that deplete the ozone layer is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances believed to be responsible for ozone depletion। हमने आगे भी पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजें ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। डिप्लीट करती है मतलब बारीक करती है या तो खराब करती है, राइट। उसमें होल्स हो जाते हैं, जो एंटार्क्टिक पार्ट में पाया गया है बड़ा सा होल, तो वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि सन के यूवी रेज डायरेक्टली फिर अर्थ पे आएंगे और उससे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और इम्यून सिस्टम डैमेज होती है। याद है ना सभी को कि भूल गए? यस मैम। याद है ना? ओके, तो इट इज नॉट सिंपल प्रॉब्लम, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब हमें उसकी सीरियसिटी मालूम नहीं पड़ेगी, बट जो साइंटिस्ट लेवल पे काम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने देखा कि इट शुड बी प्रिवेंटेड। ऐसे नहीं होना, अगर ये बढ़ता ही गया, होल बढ़ता ही गया, तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है कि लाइफ ही खत्म हो जाए, राइट। बहुत 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 सालों बाद अगर कम हो गया, क्योंकि ओजोन लेयर ही हमारा प्रोटेक्शन कवर है, राइट, अर्थ के लिए, अर्थ में जो लाइफ सस्टेन है उसके लिए। तो The treaty was opened for signature on 16 सितंबर, मैंने बोला ना 16 सितंबर 1989। ये सब डेट याद रखेंगे, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। या तो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए साइन किया गया था, किसके लिए काम करता है, या तो कौन से साल में हुई थी इसकी ट्रीटी, राइट।
और ये एंटर्ड इनटू फोर्स मतलब लागू कब किया गया था, ये साइन हुई थी ट्रीटी, डिसाइड किया गया था, एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989। तो इसकी ट्रीटी हुई थी 16 सितंबर 1987 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1989। और उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई इसके रिलेटेड। तो फर्स्ट मीटिंग हेलेंस्की में हुई 1989 में। सिंस देन इट हैज अंडरगोन 7 रिविजन्स। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस, मतलब जैसे जैसे वो लागू करते वैसे वैसे कोई कोई चेंजेस इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। ओके, उसके बाद 1990 लंदन में हुआ, फिर 1991 नायरोबी में, कोपेनहेगन, बैंकॉक, वियना, मॉन्ट्रियल एंड 1999 में बीजिंग में भी हुआ था। और इसमें चेंजेस या तो रिवीजन किए गए थे 7 बार, जो भी ये है। ओके, इट इज बिलीव्ड दैट इफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज एडर्ड टू द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू, मतलब अगर ये हम रूल्स और रेगुलेशंस जो भी प्रोटोकॉल है उसकी ट्रीटी जो कंट्रीज ने साइन की है अगर वो सब फॉलो करेंगे, राइट, तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो रिकवर हो जाएगी। कब तक? 2050 तक। अभी बहुत टाइम है, राइट। उसके लिए हमें क्या करना है, जो एयर पॉल्यूटेंट्स है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनको कंट्रोल करना है। इसके लिए सब कंट्रीज, पूरा ग्लोब इम्प्लीमेंट करेगा, फॉलो करेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूल्स, राइट। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिफरेंट फेजेस आउट शेड्यूल, मतलब अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्री है और या तो पूरे डेवलप हो चुके हैं, राइट, उनके अलग अलग फेज है या तो शेड्यूल है जो ये फॉलो करते करते कम करेंगे जो पोल्यूशन या तो फैक्टर्स है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? यस मैम। जी मैम। किसी को डाउट है ओपनली आप माइक खोल के पूछ सकते हैं। इतना सिंपल है और बहुत ही डिटेल में मतलब डिस्कस किया है कि क्या है, कब स्टार्ट हुआ, क्यों कर रहे हैं हम और कब तक अचीव हो गई है, राइट। ये हिंदी में है, जो भी इंग्लिश में है। मैं पढ़ूं क्या कि हम आगे जाएं? इंग्लिश में भी मैंने पूरा हिंदी में ही बोला है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ देती हूँ, डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि हम आगे चले। इट इज वेरी सिंपल। आगे चलिए मैम, आपने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया। यस, राइट। तो ये सभी जो 7 बार चेंजेस किए हैं ये उनके नाम है। अब अगर पॉइंट्स बना, ये तो स्लाइड आपको मिल गए क्या? पीडीएफ पूजा मैम ने डाल दिया आज का पीडीएफ? यस यस जी यस, मैम। पीडीएफ आया है मैम। ओके, वो किसी ने बोला था कि खुल नहीं रहा है, उसके बाद मैंने मैम को भेजा था। अभी तक जो हमारा कवर हुआ मिल गया है ना आप सबको? 166 पेजेस का बता रहा है। यस यस तो यस हाँ यस, क्योंकि लास्ट तक हमने कवर किया था डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल, उधर तक मिला होगा, राइट। यस। ओके, बाद में आज का तो ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल एक संधि है, राइट। ये क्लियर ही है सभी को। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। दूसरा है अर्थ समिट। व्हाट इज अर्थ समिट? अर्थ समिट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है रियो समिट। क्यों? क्योंकि ये रियो डे जेनेरो में हुआ था, तो इसको और नाम से भी जाना जाता है। ओके, रियो डे जेनेरो में ब्राजील में हुआ था 1992। तो अगर पूछे, एग्जाम में पूछा जाए कि अर्थ समिट को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, देन इट इज आल्सो नोन एज रियो समिट। ओके, जैसे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वैसे ही ये इंटरनेशनली चीज डिस्कस की गई है, बट इसका टॉपिक अलग है। ओके, वो स्पेशली ओजोन लेयर को डिस्कस करता है। इसका हम देखेंगे आगे। United Nations Conference on Environment and Development, that is UNCED, started a conference, that is Earth Summit, that was held in Rio de Janeiro, Brazil in the year 1992. Okay, the main objective was to reconcile worldwide economic development with protection of environment. Worldwide development तो करना ही है economically, but हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए UNCED, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी विच वाज नोन एज अर्थ समिट। कहाँ पे की गई थी? रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में, इन द ईयर 1992। ओके,
और क्या डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चाहिए ही, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, बट विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, राइट। और ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी जहाँ पे वर्ल्ड के सब लीडर्स आए थे, राइट। इट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स। क्या 117 हेड्स थे स्टेट के एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 178 नेशंस। ओके, देयर वर मेनी ट्रीटीज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स साइड, बहुत सारी ट्रीटीज भी की गई और डॉक्यूमेंट्स भी साइन किए गए। कहाँ पे? अर्थ समिट में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी समिट थी, जहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे, और ये डिसाइड किया गया कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है सभी को ये डेफिनेशन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और अर्थ समिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, एनीवन, एनी डाउट? हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है तो भी हम एकदम स्लो जा रहे हैं। इफ एनीवन एनी डाउट, आस्क इट राइट नाउ। बाद में एक बार सब मैं नोट्स दे दूंगी, फिर एग्जाम ही आएगी, तब मत पूछेगा ये समझ में नहीं आया, राइट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम मैम एंड ही कर रहे हैं। मैम Yes. मॉन्ट्रियल में जो वो 7 चेंजेस किए गए 7 इयर्स में, वो सारे सालों का नाम याद रखना है नहीं, या जब इम्प्लीमेंट किया गया फोर्स, मैंने जब साइन किए गए एंड फोर्स किया गया, वो 2 साल ही याद रखने हैं? एक तो बेसिक हम क्या याद रखेंगे कि कब उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट। ट्रीटी कब की और इम्प्लीमेंट कब की हुआ, ये दो तो याद रखेंगे ना हम। 1 जनवरी 1989, ओके, और ये 16 सितंबर 1987। इट इज वेरी यस मैम। इंपॉर्टेंट। उसके बाद के जो है, इफ इट इज पॉसिबल, मैं नहीं बोल सकती कि एग्जाम में ये पूछेंगे या नहीं पूछ सकते। एनीथिंग दे कैन आस्क। जो एक मैं सिंपल चीज बोलूं क्या, पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 वो सभी जो भी नेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कॉमन रहता है। आप योगा से हो, आप एमबीए कर रहे हो, आप मैथ्स कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो जिसकी नेट एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए ये कॉमन है, राइट। पेपर 1 सभी को ये करना है। और पेपर 1 ऐसी चीज है जिसमें रीसेंट, या तो रीसेंट टाइम में या तो अपडेट्स होते ही रहते हैं। मैथ्स का टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनवायरमेंट है। ये ऐसे थोड़ी है कि ये बना गया, ये चेंज नहीं होगा। अगर हम योगा का टॉपिक देखें तो जो ग्रंथ है वो है, राइट, वो चेंज नहीं कर सकते। बट पेपर 1 के टॉपिक ऐसे होते हैं कि यू शुड बी अपडेटेड, आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछते हैं, ओके। तो मैं ऐसे ना नहीं बोल सकती कि ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा ही जाएगा। हमें सब पढ़ना है, बट एट ए टाइम कभी कभी ऐसे होता है जब हम पढ़ते हैं ना, तब ऐसे लगता है अरे बाबा ये बहुत डिफिकल्ट है। बट जब क्वेश्चन हमारे सामने अपीयर होता है ना, तब हमें, अगर पढ़ा है हमने, अच्छे से याद रखा है, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है ना, तो सडनली क्लिक हो जाता है, यस ये हमने पढ़ा था, ये इसके बारे में याद रखा था कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या डिस्कस करता है। ओके, पढ़ना जरूरी है, डिटेल में पढ़ो, सब चीजें पढ़ो, ओके। तो हम आगे चले। डेट्स तो ये दो तो याद रखनी है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब उसकी ट्रीटी साइन की गई थी और कब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ओके, लागू हुआ था, और हस्ताक्षर, ये तो याद रखेंगे ही, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अर्थ समिट क्या है? अर्थ समिट रियो डी जेनेरो, या तो इसको रियो समिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रियो में हुआ था, ओके। इसके दो नाम है, तो दोनों नाम भी हम याद रखेंगे पूछे गए तो। और बहुत बड़ी गैदरिंग थी जहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स आए थे, और दूसरी भी बहुत सारी ट्रीटीज उन्होंने साइन की कि क्या क्या करना चाहिए हमें इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये अर्थ समिट में 2400 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एनजीओ जो रहते हैं ना, उसके 2400 रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे हाजिर थे। उन्होंने भी ये अटेंड किया था अर्थ समिट, इसलिए तो इसे बहुत लार्ज गैदरिंग माना जाता है, या तो बहुत बड़ा गैदरिंग था। और 17,000 पीपल एट द पैरेलल एनजीओ के जैसा ही माना जाता है ग्लोबल फोरम, उसके भी लोग वहां पे प्रेजेंट थे, राइट। उन्होंने भी ये अटेंड किया था। सो इट वाज वेरी लार्ज, वेरी बिग, लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स ऐसे माना जाता है। और इतनी सारे दूसरे एनजीओज के भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ओके।
और यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया था, द इश्यूज एड्रेस्ड इंक्लूडेड, मतलब क्या क्या इश्यूज यहाँ पे एड्रेस किए गए थे कि सिस्टमैटिक स्क्रूटिनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, हमने आगे डिस्कस किया था, सबको याद होना चाहिए। ओके, सच एज लेड इन गैसोलीन, जो लेड पार्टिकल है, लेड को सीसा या ऐसे कुछ आई थिंक हिंदी में डाला है मैंने, यस बोलते हैं, वो गैसोलीन में है वो। और पॉइजनस वेस्ट इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव केमिकल्स, ये भी एक टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किया गया था, तो इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। फिर अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हमने देखे थे, राइट, फोसिल फ्यूल है, 3 है, क्या है, फटाफट बोल दीजिए कोई। ऑयल, यस, फिर ऑयल, कोल, और थर्ड वन नेचुरल गैस। वेरी गुड। तो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमने भी डिस्कस किया था कि इसके, ये तो फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल, राइट, तो उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, विच आर लिंक्ड टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। न्यू रिलायंसेस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इन ऑर्डर टू reduce व्हीकल एमिशन, जो व्हीकल्स में से बहुत सारे गैस जो कि पोल्यूशन करते हैं उनको कैसे कम किया जाए। कंजेशन इन सिटीज, बहुत सारे सिटीज ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं, एंड द हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पोल्यूटेड एयर एंड स्मोक, ये सभी चीजें उसमें इंक्लूड की गई थी, कहाँ पे, अर्थ समिट पे। और द ग्रोइंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर, हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में सभी को क्लियर है ये पॉइंट्स, एनीवन, फिर हम हिंदी पे शिफ्ट होते हैं। ओके, संबंधित मुद्दों में शामिल है उत्पादन के पैटर्न की व्यवस्थित जांच, विशेष रूप से जहरीले घटकों के उत्पादन जैसे कि गैसोलीन में शीशा या रेडियोधर्मी रसायनों सहित जहरीले अपशिष्ट, जीवाश्मी हमने बोला था ना, फोसिल्स, ईंधन के उपयोग के बदले के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। नई निर्भरता, ये सेकंड आई थिंक पॉइंट्स देना भूल गई हूँ मैं, आप प्लीज थोड़ा कर लीजिएगा अपने आप से। सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों पर वाहन के उत्सर्जन को कम करने के लिए शहरों में भीड़ भाड़ और प्रदूषित हवा और धुएं के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से पानी की बढ़ती कमी, तो ये वही पॉइंट्स है, मैंने बुलेट्स नहीं डाले, तो प्लीज आप जब लिखे या तो अपने नोट्स बनाए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, ये क्लियर है क्या क्या इश्यूज इसमें डिस्कस किए गए थे या तो एड्रेस किए गए थे, कहाँ पे, अर्थ समिट पे। ओके, आगे चले हम, यहाँ पे किसी को डाउट है, एंड व्हाई इट इज नोन एज द लार्जेस्ट गैदरिंग, यहाँ पे। ओके, चलो रिवीजन ही करते, अर्थ समिट कब हुआ था, इन विच ईयर एंड वेयर, 92 92, 1992 रियो डे रियो डे जेनेरो, जेनेरो ब्राजील में ब्राजील, हुआ था। ब्राजील। ओके, और कितने हेड्स ऑफ द स्टेट ने पार्ट लिया था यहाँ पे, 170, ओके 117, और कितने नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हाजिर, 178, ओके, और एनजीओज में से कितने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए थे पार्ट लेने के लिए, 2500, 2400, यस यस 24, यस 2400। ओके, और ये सब इसके टॉपिक्स हैं जो ये उन्होंने कवर अप किए थे, राइट, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉर डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट या तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो उसका रिजल्ट, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द अर्थ समिट, उसका रिजल्ट क्या आया, द अर्थ समिट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, सब मिले, सब डिस्कशन किया, बट व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर द समिट, Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21 with regards to sustainable development and forest principle, ये बहुत डीप में पॉइंट्स है, मैं जब नोट्स डालूंगी तो हम इसको कवर अप कर देंगे, राइट। मोरओवर, important legal binding agreements, Rio Convention were opened for signature, ऐसे legal binding agreements भी ओपन किए गए, किसके लिए, Convention on Biological Diversity, Framework Convention on Climate Change, ये ओके,
कॉम्बैट नहीं, ये अलग है, ये मैं सॉरी मैं भूल गई, ये मैं डाल दूंगी। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का वर्ड मैंने डाला है मरुस्थलीकरण। ये जो है मैंने हिंदी में भी किया है। तो ये अर्थ समिट के रिजल्ट है, उसके बाद जो मीटिंग्स की गई, उसके बाद एग्रीमेंट साइन किए गए, तो वो किसके रिलेटेड है और क्या रिजल्ट आया है। तो दिस आर द सिंपल थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हुए, जैसे कि पर्यावरण विकास पर योग घोषणा, सतत विकास के एजेंडा 21, इट विल बी एन एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट व्हिच कवर्स मेनी पॉइंट्स, राइट, जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट के रिलेटेड है, और वन सिद्धांत। इसके अलावा महत्वपूर्ण कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते जो रियो कन्वेंशन है उसके हस्ताक्षर के लिए खोला गया कि किसको ये साइन करना है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि जैव विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क, ओके, और डेजर्टिफिकेशन है उसके रिलेटेड, उसको कैसे निपटना है, राइट। क्लियर है ये 2 स्लाइड्स? इट इज सिंपल ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेट हुआ है, ओके। मतलब रिजल्ट का मतलब मैम कि पहले सबमिट बना, उसके ऊपर काम हुआ एंड आफ्टर दैट ये रिजल्ट आया, या मतलब क्या चीज? यस है, बुक्स Okay. में ऐसे ही दिया गया है कि आफ्टर ये जो सबमिट हुई थी, ट्रीटी डिस्कशन भी करते ना, राइट, बहुत सारी कंट्रीज है वो ओपोज भी करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, डिस्कशन तो होगा ही, राइट, बट जो लास्ट में फाइनल डिसीजन लिया गया, दस्तावेज बने गए, डॉक्यूमेंट्स हुए, दैट वर दिस। ओके ओके, थैंक यू मैम। ये सब शॉर्ट में ही दिया गया है, राइट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, अगर हम डिस्कशन करना चाहे तो ये पूरा लेक्चर एक टॉपिक पे कर सकते हैं, और इसके नोट्स भी बहुत बड़े बड़े, अगर किसी को इंटरेस्ट है यू कैन गो फर्दर एंड रीड दैट। बट अगर सिंपल, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू पॉइंट पे है, राइट, तो हम मेन पॉइंट्स को ही ध्यान में रखेंगे ना, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर है, इट इज नॉट सब्जेक्टिव, तो हमें मेन पॉइंट्स को ही ध्यान में रखते हुए आगे जाना है कि क्या किया गया, क्या हुआ, क्या है, कब डेट है, फाइन। जी मैम। यस। व्हाट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो पॉइंट था ना इंग्लिश में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो मालूम है सबको, विविधता, बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग थिंग्स है उसके रिलेटेड, राइट। तो ये अलग से एक पॉइंट है जिसको लास्ट 2 पॉइंट को डिस्कस किया गया है, दिस वन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड डेजर्टिफिकेशन, हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके। कन्वेंशन ऑन, व्हाट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या तो CBD, known informally as the Biodiversity Convention. It is multi-layered treaty. The convention has 3 main goals. देखिए हमने ये शॉर्ट में, आप पूछ रहे थे ना कि ये क्या है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें कवर अप की जाती है, राइट। ये खाली नाम नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे काम किए जाते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो व्हाट इज दैट, और उसके गोल्स क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये कंजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो अपनी बायोलॉजिकल और इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री माना जाता है, बहुत सारे जीव जंतु, फ्लोरा फोना, मालूम है ना कि लिविंग थिंग्स, प्लांट्स के रिलेटेड और एनिमल्स के रिलेटेड, या तो बर्ड्स या तो इंसेक्ट, बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उसको कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि वो लुप्त होते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि कभी कभी हंटिंग भी होता है, या तो जो क्लाइमेट चेंजेस भी होते हैं उनको वो अडेप्ट नहीं कर पाते, तो भी वो लोग लुप्त होते हैं, या तो उनका नंबर कम होता जाता है, और धीरे धीरे बहुत सारे, आपको मालूम भी होगा कि बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो लुप्त हो चुके हैं, राइट। तो ये एक उसका ये मेन है, 3 मेन गोल्स में से कि कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो भी उसके पार्ट है उसको सस्टेन करके यूज करना है, और इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, ये हम शेयर करेंगे, ये वर्ल्ड वाइड है, राइट। जो भी बेनिफिट मिलते हैं कोई भी कंट्री में, या तो कोई भी नेशन वाइज जो इन्होंने साइन की है अर्थ समिट में पार्ट लिया है, दे विल शेयर इट, जो भी बेनिफिट्स है, राइट। और नेक्स्ट है जो डेजर्टिफिकेशन या तो मरुस्थलीकरण, व्हाट वाज द वर्ड, मरुस्थलीकरण, राइट। उसके लिए
क्या है? यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये आप एक ना छोटा सा पेज बना के उस पे जो फुल फॉर्म्स अभी तक आए हैं, जैसे CFC, BOC, फिर अभी हमने देखा राइट कि व्हाट इज NAPCC, तो वो सब चीज़ें आप छोटा सा एक पेज बना के साइड में अपने नोट्स के साथ रख लीजिए कि उसके फुल फॉर्म्स ही हमें याद होने चाहिए। एक जो मैंने स्किप किया है वो मैं डाल दूंगी, UNFCCC का, डोंट रिमेम्बर इट मैम राइट उसका नाउ। फुल फॉर्म भी बता दीजिए, UNFCC का नहीं बहुत लंबा है ना। नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने वो नोट्स में से देखा था ना, तो मुझे लगा मैंने कहाँ पे यूज किया, बट आई फॉरगॉट दैट। नहीं तो मैं साइड में ऐसे लिखती ही जाती हूँ, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं ना, बहुत सारे हैं। मैं डाल दूंगी जब मैं वापस इसका PDF बनाऊंगी ना, तो जो मैं स्किप किया है वो मैं डाल दूंगी। एक ही रह गया ना, आई थिंक UNFCCC है, मैंने वो मैं बता कर दिया दूंगी मैंने इंक्लूड। मैंने बता दिया सॉरी, मैंने बता दिया मम्मी को। ग्रुप पे डाला है क्या आपने? अभी अभी मैसेज में डाला। डाली हुई है। ओके, सो क्या है उसका फुल फॉर्म UNFCCC का? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। नहीं, उसका मैं नहीं पूछ रही हूँ। मैम यूनाइटेड Yes, नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। ओके, फ्रेमवर्क फॉर सॉरी, यूनाइटेड नेशन, ओके वो रहेगा नोट्स में तो रहेगा, आई थिंक मैं ऐड करना भूल गई थी इसलिए। ओके ठीक है, तो हम आगे चले। माइक प्लीज बंद कर दीजिए। मैंने बोला ना, एक छोटा सा साइड में पेज बना के सभी जो अभी तक हमने कवर किए ना, उसके एक फुल फॉर्म जो एब्रिवेटेड फॉर्म है ना, वो आप लिख लीजिए। मतलब कभी कभी भी पढ़ते हैं ना तो वो याद रह जाएगा आपको। ओके, नहीं तो धीरे धीरे हम फिर भूल जाते हैं राइट। व्हाट इज CBD सिंपल ही रहता है, पर तब याद नहीं आता है। और एग्जाम में ना सिंपल ही चेंज करते करके पूछते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी के बदले कुछ तो ऐसे सिंपल B से रिलेटेड ही डालेंगे, जो इतना कंफ्यूजिंग रहेगा। ओके, तो आप प्लीज एक नोट बना लीजिए जिसमें सभी के एब्रिवेशन या तो फुल फॉर्म कवर हो जाए। ओके, सो हमारा टॉपिक था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। तो कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण को कैसे कॉम्बैट किया जाए, कैसे मात दी जाए, एंड मिटिगेट किया जाए। मिटिगेट मतलब कम किया जाए द इफेक्ट ऑफ ड्राउट थ्रू national action program that incorporate long-term strategies supported by international cooperation and partnership arrangement। ये दो चीजें हैं जो हमने आगे वाले जो पॉइंट्स थे, ओके, जो लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट थे, रियो कन्वेंशन, उससे ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए। तो डेजर्टिफिकेशन और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी, जो कंजर्व करना है हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, राइट। ये उसका हिंदी में है जैव विविधता सम्मेलन, CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे अनौपचारिक रूप से जैव विविधता सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। एक बहुपक्षीय संधि है। कन्वेंशन के 3 मुख्य लक्ष्य, जैसे कि जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का समान बंटवारा। 1, 2 and 3, ओके, जो हमने अभी डिस्कस किया। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी व्यवस्था द्वारा समर्थित दीर्घकालिक रणनीतियों को शामिल किया गया है। ओके, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये भी है नेक्स्ट, रियो 20 और द अर्थ समिट 2012। पहले कब हुआ था? फर्स्ट 92। यस, 92। ओके, ये उसके बाद का है। और अभी बहुत छोटे से ही हमारे टॉपिक्स रह गए हैं जो हम कल स्टार्ट करेंगे।
तो हम पूरी रिवीजन लेके, आज तो हमारे पास टाइम है पूरे 15 मिनट, और सब प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। मुझे ऐसे लगना नहीं चाहिए कि मैं पढ़ाती जा रही, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। थोड़ा सा हम पीछे चले क्या, पूरा रिवीजन कर ले क्या। मैं इसलिए करवा रही हूँ कि जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए हमारा, तो आप सब आगे का भूल नहीं जाओ। और ये बहुत ही सिंपल है, रेगुलर थिंग्स है, राइट। तो माइक्स ओपन करके ही आप आंसर करेंगे, नो नीड टू टाइप, ओके। हम स्टार्ट करें क्या, 15 मिनट से हम पूरा रिवीजन ले ले अब तक जहाँ पे पहुंचे हैं। एवरीवन प्लीज कंफर्म, जी मैम। रिवीजन लेना है या यस मैं आगे मैम। चली जाऊँ, आप जैसे बोले। मैम ले रिवीजन लीजिए। मैम। क्योंकि मैं वापस इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि अभी आप थोड़े टाइम बाद छोड़ भी देंगे नया टॉपिक, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, आप भूल मत जाओ। क्योंकि दूसरे क्लासेस अभी बहुत फास्ट होने वाले, तो मेरा ये टॉपिक जो पहले हुआ है आप भूल मत जाओ। इसलिए मैं हर बार पूरा वापस रिवाइज करवाती हूँ, राइट। टाइम मेरा ही जाता है, सबका जाता है, नहीं तो अभी तक हमारा कब का कवर हो चुका होता टॉपिक पूरा, राइट। सो वापस हम तीनों जो साइंटिस्ट हमने पहले नाम बोले थे, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड, सबने लिख के रखे होंगे। सो इकोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था फास्ट? हैकेल। यस, वेरी गुड। और कब कॉइन किया था, किसी को ईयर मालूम है? 1869। वेरी गुड। आप नोट्स बाजू में चाहे देख के भी आंसर दें, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, आपके ध्यान में होना चाहिए, ओके। सो इकोसिस्टम वर्ड किसने डिफाइन किया था? आर्थर टैंसली। यस। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, द लास्ट वन, किसने किया था? चार्ल्स चार्ल्स एल्टन। ओके। और एनवायरमेंट वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया है और उसका मीनिंग क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच वर्ड से, इट इज टू सराउंड, ओके। सराउंड। और 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड हमने डिस्कस किए थे, एक के बारे में हमने डिटेल किया था, बाकी 2 खाली नाम डिस्कस किए थे। व्हाट वर दे? एनीवन प्लीज? एनर्जी। आप फ्रेंकली बोल दीजिए। एंड बायोमास। यस, क्योंकि सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मुझे अगर लगा तो रिवीजन में किसी को टाइम नहीं वेस्ट करना है तो हम आगे चलेंगे, आई डोंट मैटर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सब लोग आंसर नहीं कर रहे, राइट। ये मेरे लिए नहीं है, इट इज फॉर यू पीपल, आप सबके लिए मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ। आगे चलना है या रिवीजन करना है, आप बोल दीजिए, मैं आगे चली जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम रिवीजन करना है, बट मैम हमने तो 2-3 डेज ही हुए क्लास ज्वाइन किए हुए, तो मैम हमें तो वही पता, आगे का पता नहीं, इसलिए हम सुन के लिख रहे हैं मैम अभी तो राइट नाउ। ओके, वीडियोस भी नहीं देखे क्या आपने लेक्चर्स के? नहीं मैम, हम अभी ज्वाइन हुए थे इस ग्रुप के लिए, तो फिर अब हम लोग अब देखेंगे मैम। फाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और आंसर्स बहुत ही कम लोग दे रहे हैं, तो इफ यू आंसर आपको भी याद रह जाएगा और आपका ही फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, राइट। तो विच आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ फूड चेन? बहुत ही सिंपल, बहुत बार पूछ चुकी हूँ मैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स को भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बिवोरस क्या है, सिंपल अगर एक्सप्लेन करे तो हिंदी वर्ड क्या है? वेजिटेरियन, शाकाहारी। शाकाहारी। कार्निवोरस आर मांसाहारी। एंड ओमनिवोरस मांसाहारी। यस, ओके। और अपने हमने जो एनर्जी पिरामिड देखा था ना, एनर्जी पिरामिड, उसपे सबसे लोएस्ट या तो बॉटम लेवल पे क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को भी प्रोड्यूसर्स माना जाता है। और 4 लेयर स्पीयर्स क्या है हमारा? स्पीयर्स पूछ रहे हैं, स्पीयर्स ऑफ अर्थ, 4 स्पीयर्स ऑफ अर्थ क्या है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रो, बायो, एटमॉस। ओके। और याद रखिए एग्जाम में कभी लिथोस्फीयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथो, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज लिथो। स्टोन। पत्थर या तो जमीन, उसको हम लिथो बोलते हैं। हाइड्रो वाटर, बायो लाइफ एंड एटमोफिस हवा, राइट। ये भी बेसिक क्लियर रखिए, सभी वर्ड में कंफ्यूजन मत कीजिए, ओके। और एटमॉस्फेयर जो हमने देखा,
4 स्फीयर में, उसके भी लेयर्स है। एटमॉस्फेयर इज नॉट अ सिंगल लेयर। तो क्या है उसके 5 बेसिक लेयर्स? Troposphere, Mesosphere, और exosphere, कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है? कोल्डेस्ट लेयर, which is the coldest? mesosphere, Yes. और hottest? थर्मोस्फेयर। और एक सबसे थिनेस्ट लेयर है, हम जो ज्यादातर आपको पिक्चर्स वगैरह में नहीं देखने मिलेगा, बट इट इज अ वेरी थिन लेयर, जो मैंने स्लाइड डाली थी। और यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या देखने को मिलता है? व्हाट डू यू सी? क्या देखने को, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वेयर डू यू सी दिस? मैं बोल दूं क्या वर्ड आपको, फिर नहीं याद है तो? अरोरा, दैट इज नोन एज अरोरा, क्योंकि वहां पे फ्री आयंस रहते हैं और सनलाइट से जो इफेक्ट होके ऐसे लाइट क्रिएट करते हैं। आप अरोरा डालेंगे ना गूगल पे तो आपको बहुत अच्छे पिक्चर्स देखने को मिले, मैंने तब भी बोला था, राइट? अरोरा इज सीन इन आइनोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर इज द थिनेस्ट लेयर। ओके। और वेदर सैटेलाइट्स कहाँ पे रोम करते हैं, कहाँ पे ऑर्बिट करते हैं? विच लेयर? exosphere, और मीटियोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मीटियोर्स? Mesosphere. यस। मेसोस्फीयर। और अभी किसी को याद है क्या, न्यूज में कुछ तो आया था कि राजस्थान के किसी तो गांव में ऐसे मीटियोर देखा गया था। और वो क्यों, मतलब इतना अंदर जब एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो जल जाता है, मतलब वो पूरा ठंडा हो जाता है, राइट? पोखरन। तो ये अभी रिसेंट मैंने अभी न्यूज में पढ़ा था कि मीटियोर ऐसे दिया, कैमरा में कैप्चर हुआ है इधर तो, कि वो ऐसे एंटर हुआ है राजस्थान की किसी तो जगह पे। थोड़ा सा ही था, डिटेल में नहीं पढ़ा मैंने, बट ऐसे था। अब देख लीजिए न्यूज, किसी ने अभी रिसेंट सुना हो तो। किसी ने आंखों से नहीं देखा, रात के 1:30 या 2 बजे का टाइम कुछ तो रिपोर्ट हुआ है, और किसी होटल वाले ने उसके वीडियो में कैप्चर हुआ था, पूरा ऐसे लाइन दिख रही थी पूरी आग की। और वो भी सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे गिरा, क्या है क्या नहीं। ओके, सॉरी हम डाइवर्ट कर रहे हैं। ओके, हम बाद में थे। व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन कौन सा एक्चुअल, कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया है वर्ड, एक्चुअल वर्ड? Latin. ओके, और उसका ओरिजिनल वर्ड क्या है? pollutes, और कितने टाइप के हमने पोल्यूशन पढ़े हैं अब तक? हमने कितने टाइप के पोल्यूशन पढ़े? Air, water, यस। land. ओ यस। Noise and radioactive. साउंड। यस, वेरी गुड। ओके, एयर में भी हमने बहुत सारी चीज देखी, पोल्यूटेंट्स इंडोर आउटडोर। ओके, कॉजेस ही देखे, नेचुरल और ह्यूमन। मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, जो लिख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाए। ओके, और इफेक्ट भी इसके बहुत खराब होते हैं एयर पोल्यूशन के, और आगे भी हमने बहुत बड़े टॉपिक पे ये कवर किया है, राइट? एयर पोल्यूशन को, उससे ओजोन डिप्लीशन वगैरह हमने आगे देखा था ना, राइट? वाटर पोल्यूशन भी हमने देखा, 2 टाइप के वाटर पोल्यूशन है। कहाँ के हैं वो टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? Surface or ground. सरफेस और ग्राउंड। वेरी गुड। ओके, उसके बाद हमने देखा था सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन में हमने एक छोटी सी चीज कवर की थी जो 3R के नाम से जानी जाती है, या तो लैंड पोल्यूशन में। व्हाट इज दैट? Reduce, reuse and रिड्यूस recycle. रीयूज रिसाइकल। Reduce and ये पूछे reuse. गए, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर्स में, 3R का मीनिंग। ओके, फिर नॉइज पोल्यूशन भी हमने डिस्कस किया था, वो कैसे मेजर करते हैं, हाउ डू वी मेजर द साउंड, या तो नॉइज या तो कैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है? Decibel. और रीसेंट यूनिट क्या है? dBA. यस, वेरी गुड। ओके, और बाद में हमने देखा था रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। कौन सा है? डीबीए, डी स्मॉल, बी कैपिटल एंड ए ऑल्सो कैपिटल, ऐसे लिखा जाता है। स्मॉल डी, कैपिटल बी, कैपिटल ए। और ए का मतलब है, रिसेंटली ऐसे लिखा गया था कि वो पिच को भी मेजर करता है, जो ऐसे हाई पिच लो पिच बोलते हैं ना, उसको भी मेजर करता है, राइट? और हमने 5 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कवर किए थे। विच वेर दे? आपको आई थिंक बंटी जी ने याद करने के लिए कुछ तो दिया था, एक सेंटेंस, कि कैसे याद रखना है। वो था या हमने आगे देखे थे उसमें से था वो? मैम वो ये ग्रीन नहीं हाउस था। का था शायद।
अच्छा यस यस, ग्रीन हाउस का था, यस यस। तो इसके 5 थे, वो क्या थे मेजर एयर पोल्यूटेंट्स? Ozone, nitrogen oxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and particulate matter. पार्टिकुलेट मैटर, और 2 थे छोटे टॉपिक्स। 5 मेजर थे Chlorofluorocarbons, एंड VOCs, H2O, VOC, water vapor. वाटर वेपर आर इन ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ, ये कंफ्यूजन मत करिए, 2 बाजू बाजू में कॉलम बनाइए, एक में 5 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स लिखिए, बाजू में ग्रीन हाउस गैसेस लिखिए, तो आपको हमेशा क्लियर रहेगा, राइट? आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों बाजू बाजू में लिखिए, क्योंकि शायद इस बार ही एग्जाम में कुछ तो इसके रिलेटेड ही पूछा गया था क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस या तो एयर पोल्यूटेंट्स, वैसे ही पूछे गए, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाजू बाजू में ही 2 कॉलम होने चाहिए। ओके, तो अभी ग्रीन हाउस गैसेस भी बोल दीजिए। चलिए, बंटी जी ने जैसे बोला था याद रखने के लिए, या तो ऐसे ही जिसी को याद रह गए वो बोल दीजिए। आवाज क्लियर नहीं है, कौन बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, nitrous oxide, methane, ozone, chlorofluorocarbon, water vapor. यस, ओके, ये दोनों चीजें दोनों अलग रखिए। वो हमने 5 और 2 सब टॉपिक CFC और VOC वैसे लिखे थे, और ग्रीन हाउस गैसेस 6 हैं जो एकदम क्लियर होने चाहिए। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं सिंपल फॉर्म में भी, कि फॉलोइंग में से कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है, या तो फॉलोइंग में से कौन कौन से मेजर एयर पोल्यूटेंट्स है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, ये याद होने चाहिए आपको। फाइन, तो हम, और ये ओजोन का सिंपल डिनोट कैसे करते हैं हम? फॉर्मूला क्या लिखते हैं ओजोन गैस का? O3, क्योंकि 3 क्या है, 3 क्या है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये किसके प्रेजेंस में बन भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं? सनरेज। यस, वेरी गुड, सनरेज के प्रेजेंस में ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं और बन। और 3 टाइप के हमने यूवी रेज, या तो ओजोन जो है उसके अंडर ही हमने यूवी रेज डिस्कस किए थे, 3 टाइप के, 3 टाइप्स ऑफ यूवी रेज। A, B, C. ओके, और सबसे हार्मफुल कौन सा है? विच इज द मोस्ट हार्मफुल? UVC. यस, इट इज अ वेरी डेंजरस वन। ओके, और ए से क्या होता है? सिंपल चीजें पर बोल दीजिए, ए से क्या होता है? स्किन डैमेज टैनिंग होती होता है, है। स्किन डैमेज होती है। हाँ, एजिंग, ब्रिंकलिंग एंड टैनिंग, राइट? और बी से क्या होता है? कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है। कैटरेक्ट एंड सनबर्न्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, होता है। राइट? और इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करती है। और एक, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं ना, मैं शायद भूल गई हूँ, वेलेस एस ब्रोकर, मैं स्पेलिंग बोलती हूँ, आप लिख लीजिए, जिन्होंने फर्स्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग ये टर्म यूज किया था, मैं नोट में डाल दूंगी, और अभी आप लिख लीजिए अगर कोई लिख रहा है तो, WALLACE, वेलेस S डॉट ब्रोकर, BROECKER, the first person to use the term global warming in 1975। ये मेरे नोट्स है, उसमें आगे जो हमने 3 साइंटिस्ट देखे थे उसके साथ ही मैं ये ऐड कर दूंगी, तो चारों के नाम आपको एक साथ रहेंगे, राइट? याद करने में इजी जाएगा। मैम कौन सा ईयर कहा आपने? 1975 ये टर्म यूज किया था, ग्लोबल वार्मिंग जो टर्म है ना, वो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था 1975 में। ओके, तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बाद में हमने डिस्कस किया था। तो व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी, हमने अच्छे से टॉपिक कवर किए थे, बोलिए फटाफट 5। विंड, सोलर energy, wind energy, ocean, geothermal, and biomass. वेरी गुड। और नॉन रिन्यूएबल हमने अभी कवर किया, विच आर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? Oil, coal, coal, एंड coal and natural gas. यस, उसको फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है, राइट? अगर घुमा के भी कभी क्वेश्चन पूछे ना कि विच आर द फॉसिल फ्यूल्स, तो ऑप्शन में 1 2 3 4 कुछ भी दिया, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि विच आर द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, और बाद में हमने क्या डिस्कस किया था? नेचुरल हैजार्ड्स डिस्कस किए थे। तो अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं? Which scale is used to measure the earthquake? Richter scale. Yes. Richter scale.
एंड मॉडिफाइड मर्केली स्केल। वो थोड़ा टर्म डिफिकल्ट है बट जनरली इट इज मेजर्ड इन रिचर स्केल। ओके, तो उसमें वेव्स भी देखी थी, वापस मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि कल 2 बार रिवीजन हो चुका था हमारा। ओके, बाकी तो सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन, फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, ड्राउट एंड वाइल्ड फायर हमने डिस्कस किया था। बाकी हमने 2 डेवलपमेंट गोल्स देखे थे। मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम वो स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर? 2000 to 2015 2015 और कितने गोल्स थे मिलेनियम में? 8 गोल थे। 8। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब स्टार्ट हुआ था और कब अचीव करना है? 2015 to 2030 2015 में 2030 और उसके कितने गोल? 17 गोल 17 17 और आज का हमारा जो टॉपिक था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वो कब हुआ था? 92 1986 90 2 डेट्स है, 87 2 डेट्स। 89 and 87 96 में आए थे। यस 87 89 ना यस यस, 86 देख लेते हैं वापस। चलिए 84 में भोपाल ट्रेजेडी हुआ और 86 में ये लागू किया गया। इम्प्लीमेंट हुआ। वेरी गुड। ये तो ऐसे लिखा गया है स्पेसिफिकली कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ही ये इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब इसके बारे में चर्चा हुई और ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो भी हम याद रखेंगे। राइट, पूछ भी सकते हैं। राइट, इट इज जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, इसमें 15,000 लोग मारे गए और 16,000 वर्कर्स को इफेक्ट हुआ था। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फेमस और ये बहुत लीथल ट्रेजेडी थी, तो ये भूलेंगे नहीं हम ये वर्ड। राइट, फिर उसके बारे में बाद में हमने क्या डिस्कस किया था? नेशनल एक्शन प्लान, इसका ये फुल फॉर्म हम याद रखेंगे। राइट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को ये डिस्कस करती है। ओके, इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं और 8 ये नेशनल मिशंस है जो ये इसके ऊपर काम करती है। राइट, बाद में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा था, वो कब हुआ था? एनीवन? 16th of September 1987. और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? फोर्स में कब आया था? जनवरी 1st Jan January 1989। 1989. ये ट्रीटी 89 ना 89 ये दोनों याद रखेंगे। राइट, ये दोनों डेट हम याद रखेंगे, ये भूलना नहीं है किसी को। ओके, और कब तक अचीव, मतलब ये बोल रहे हैं कि कब तक ये अचीव हो जाएगा अगर ये हमने फॉलो किया? 50 तक हम ओजोन लेयर को रिपेयर कर सकते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा अर्थ समिट, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इट इज नोन रियो एज। समिट कब हुआ था? 1992 1992 यस। तो अब तक के हमारे टॉपिक्स यहाँ तक मेन जो थे वो कवर हो चुके हैं, तो हम आज की क्लास खत्म करें। जी मैम। आई थिंक एक नेक्स्ट क्लास में हमारा सब खत्म हो जाएगा, बाद में मैं जो बचे वो पीडीएफ डाल दूंगी और सभी पढ़ना चालू करेंगे, रिवाइज करेंगे। राइट, बुक्स नहीं है तो आप बुक्स भी ले सकते हैं जहाँ पे ये डिटेल में किया गया है, सर ने जो डाली है ना वो भी आप ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। आई थिंक इंग्लिश में है मेरे पास, हिंदी आई डोंट नो, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, डिटेल में पढ़ना चालू करें। बाकी मेरे नोट्स भी आपको 3-4 दिन में सब मिल जाएंगे, फिर एक एग्जाम कंडक्ट होगी। राइट, जो भी हम मैम आप आपके पास इंग्लिश बुक है, उसका बुक कवर बता सकते हैं? यस, मैं पीडीएफ चाहिए क्या किसी को? डाल दूं ग्रुप पे? हाँ मैम। यस मैम। पूरी बुक है, मतलब पेपर 1 की पूरी बुक है? हाँ 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 प्लीज मैम। चलेगा, मैं डाल देती हूँ, शेयर कर देती हूँ आपको, जैसे कंफर्टेबल हो, या तो ई बुक भी पढ़ सकते हैं या तो हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। राइट, वो सब स्टार्ट करेंगे, फिर हम एग्जाम भी रखेंगे। मेरे में पर्सनल नोट्स भी शेयर करूंगी, उसके बाद सब हो जाएगा, बाद में हम एग्जाम रखेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम एंड करें। आज की प्रेयर पूनम मैम करवा देंगी आप? जी मैम, करवाती हूँ। यस। सभी आंखें बंद करके बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अपना ध्यान अपने सांसों पर। तीन बार पवित्र ओमकार, फिर शांति पाठ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सबका नेट जीआरएफ पेपर क्लियर हो जाए इस मंगल कामना के साथ। धीरे से अपने हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे रखें और आंखें खोलें। हरिओम।